तो हम 555 आईसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 555 आईसी एक टाइमर आईसी है जो हम जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो एक जो है डिफरेंट टाइम पीरियड की वेवफॉर्म जनरेट करेगा। तो इस 555 आईसी की 8 पिन्स होती हैं और इस 8 पिन्स का इंटरनल आर्किटेक्चर जो है वो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस इंटरनल आर्किटेक्चर का को हम अभी स्टडी करेंगे। तो इसकी 8 पिन्स में से 1 पिन, फर्स्ट पिन ग्राउंड होती है और पिन नंबर 8 जो होती है वीसीसी को हम यहाँ 9 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में दे रखे हैं, तो आप प्रत्येक रेजिस्टेंस पे 3 वोल्ट जो है ड्रॉप होगा एज पर वोल्टेज डिवीज़न रूल। और इस हिसाब से ये जो पिन है कंपेरेटर 2 की पॉजिटिव नंबर पिन, यहाँ पे 3 वोल्ट होगा और इस पिन पे 6 वोल्ट होगा। क्लियर? तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर और एक और चीज़ यहाँ पे पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, और इस पे जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसको मैंने नाम दिया वी इन। क्या नाम दिया है? अब हम कंपेयर करते हैं इफ़ वी इन इज़ ग्रेटर देन 6 वोल्ट। अगर इनपुट वोल्ट जो है वो 6 वोल्ट से ज़्यादा हो तो क्या होगा? अगर इनपुट 6 वोल्ट से ज़्यादा है तो उस केस में कंपेरेटर 1 का आउटपुट क्या होगा? इफ वी इन इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, वी इन मतलब क्या है? वो वोल्टेज जो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 पे लगा हुआ है। पिन नंबर 2 और पिन नंबर, अगर यहाँ पे वोल्टेज 6 वोल्ट से ज़्यादा है, 6 वोल्ट से, तो आउटपुट ऑफ कंपेरेटर 1 क्या होगा? यहाँ पे कितना वोल्टेज है इस पिन पे? अब ये पिन नंबर 6 पे अगर 6.1 लगाऊंगा तो क्या होगा आउटपुट? पॉजिटिव। किस पे ज़्यादा है? इस पे ज़्यादा है। तो एक वर्ड फाइल लिखी है हमने यहाँ पे हमने लिखा अगर वी इन इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट सो आउटपुट ऑफ कंपेरेटर 1 इज, और बाइनरी में हम इसको लिख सकते हैं हाई। बाइनरी में 2 लेवल होते हैं, हाई और लो। लो रिप्रेजेंट्स 0, हाई रिप्रेजेंट्स 1। क्लियर? तो 0 और 1। अब अगर कंपेरेटर 2 की बात करें तो कंपेरेटर 2 के यहाँ पर जो अपना पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे कितना वोल्ट है? 3 वोल्ट है। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इफ इनपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, यहाँ पे कितना है? 6 वोल्ट से ज़्यादा है, मतलब 6 वोल्ट से 6.1 है, कुछ भी है, तो आउटपुट क्या होगा? -9 वोल्ट। और मैं इसको बाइनरी में लो लिखता हूँ। ठीक है? बाइनरी लो और बाइनरी हाई क्या है? हम जो बाइनरी जो 2 सिंबल्स को समझता है, 1 या 0, या तो यस या नो। तो हमने क्या किया, बाइनरी को एक लेवल डिसाइड कर दिया कि अगर आपके पास प्लस का वोल्टेज आए तो आप बाइनरी में उसको 1 मानना, और अगर आपके पास माइनस का वोल्टेज आए तो आप उसको 0 मानना। तो +9 को ये लिखेगा हाई, -9 को लिखेगा लो। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं वापस इसी की कि व्हेन वी इन इज लेस देन 3 वोल्ट। हाँ, नहीं ध्यान। हाँ, रीसेट कर लो तो। यस, हम अब कंपेयर कर रहे हैं कि इफ वी इन इज लेस देन 3 वोल्ट। ठीक है? पिन नंबर 2 और 6 पे 3 वोल्ट से कम आ रहा है। तो बात करते हैं कंपेरेटर 1 की, आउटपुट क्या होगा? अब देखो यहाँ पे कंपेरेटर 1 के यहाँ पे इस नेगेटिव टर्मिनल पे कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट। दैट इज फिक्स।
वो तो फिक्स है क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से आ रहा है। और यहाँ पे आ जाता है वोल्टेज 3 वोल्ट से कम, मतलब 2.9। कितना? तो अब किस पिन पे ज़्यादा वोल्टेज है? नेगेटिव पिन पे। तो आउटपुट क्या होगा? माइनस का 9 वोल्ट, दैट इज बाइनरी लो। क्लियर? नाउ यहाँ पे देखिए 2.9 वोल्ट, कितना? 2 पॉइंट, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2.9 है, तो यहाँ आउटपुट क्या होगा? प्लस का 9 वोल्ट। प्लस का 9 वोल्ट। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? क्लियर? अब एक और कंडीशन देखते हैं अपन। यह कंडीशन क्या कहती है कि वी इन जो है 6 वोल्ट से, तो नहीं सॉरी इसमें उल्टा लिख दिया मैंने। वी इन जो है वो 6 वोल्ट से कम है और 3 वोल्ट से ज़्यादा है, मतलब 3 और 6 के बीच में कहीं है। 3 और बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो वैल्यू 3.1 से लगाकर 5.9 तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो मैं एज्यूम करता हूँ 4 वोल्ट, 3 और 6 के बीच में एक वैल्यू मान लेता हूँ, क्या हुआ है ना, 4 वोल्ट। अब मान लीजिए वी इन मैंने अप्लाई किया 4 वोल्ट, तो उस केस में आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे कितना वोल्ट है? 6। यहाँ पे कितना वोल्ट है? 4। किस पे ज़्यादा है? नेगेटिव पे ज़्यादा है, तो आउटपुट क्या होगा? नेगेटिव, मीन्स टू से बाइनरी लो। आउटपुट क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए इस पे कितना वोल्टेज है, इस पे कितना है, किस पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? क्लियर? तो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। 3 कंडीशन क्या है? वी इन ग्रेटर देन 6 वोल्ट, वी इन लेस देन 3 वोल्ट एंड वी इन इज बिटवीन 3 एंड 6। और तीनों पे अलग अलग कंडीशन में हमारा कंपेरेटर आउटपुट दे रहा है। ठीक है? अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। हमारा जो सर्किट का नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ अ तो SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? कभी किसी ने पढ़ रखा है आप में से? क्या बात है, वेरी गुड। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? और फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? करता क्या है ये? क्या काम है एक फ्लिप फ्लॉप का?
एनीवन? फ्लिप फ्लॉप, वेरी गुड। बिट स्टोर करता है ये। हमारा जो भी मेमोरी बनी होती है, चाहे रोम है रैम, वो फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनती है। मतलब बेसिक फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है? मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। ये 1 बिट को स्टोर करता है। ये क्या करता है? 1 बिट को स्टोर करता है। तो 1 बिट मिला के, ऐसे बहुत सारे बिट्स मिला के बाइट बनती है। और मतलब बिट 8 बिट मिलके बाइट बनती है, और कई बाइट्स मिलके फिर किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स। वो हमारी मेमोरी यही तो है ना? टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स कि 1 GB की मेमोरी है, 1 GB की पेन ड्राइव है, तो है क्या चीज़? वो पीछे वही चीज़ है, फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा सर्किट नहीं मिल रहा। तो आपको देखो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक SR फ्लिप फ्लॉप। तो ये क्या काम करता है? SR फ्लिप फ्लॉप पे 2 इनपुट्स होते हैं, एक होता है S और एक होता है R। S की फुल फॉर्म होती है सेट, और R की फुल फॉर्म होती है रीसेट, और इसके आउटपुट होती है Q और Q बार। ठीक है, एक तो Q होता है आउटपुट, और एक उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब उसका इन्वर्टेड। ठीक है, अगर Q लो है तो Q बार क्या होगा, और Q हाई है तो Q बार क्या होगा? लो। क्लियर? तो S और R अगर ये दोनों 0 0 हो, मतलब लो लो हो, अगर S भी लो है और R भी लो है, तो एज पर ट्रूथ टेबल आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कोई चेंजेस मीन्स टू से प्रेजेंट जो आउटपुट है, प्रीवियस आउटपुट है, वही प्रेजेंट रहेगा। प्रीवियस जो है वही प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? नो चेंज इन आउटपुट। और अगर S 1 है और R 0 है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन सेट। क्या बोलेंगे? सेट। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आउटपुट क्या होगा? 1 सेट हो जाएगा। आउटपुट क्या होगा? सेट हो जाएगा। मतलब Q क्या होगा? हाई। Q क्या होगा? तो Q हाई होगा तो Q बार क्या होगा? लो। क्लियर? नाउ द थर्ड कंडीशन, इफ S इक्वल्स टू 0 एंड R इक्वल्स टू 1, तो उस केस में क्या होगा? आउटपुट रीसेट। आउटपुट क्या होगा? रीसेट। रीसेट मतलब 0। रीसेट मतलब 0। क्लियर? तो Q 0 है तो Q बार क्या होगा? 1। तो ये एक SR फ्लिप फ्लॉप काम करता है, बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो है। ठीक है, अब अपन आते हैं वापस हमारे सर्किट पे कि अब ये चीज़ हमारे सर्किट में कैसे काम में आ रही है। तो दिस वन इज़ अ फ्लिप फ्लॉप, दिस वन इज़ अ फ्लिप फ्लॉप। एक और चीज़ में यहाँ, हाँ सर, ये समझ में नहीं आया? देखो SR फ्लिप फ्लॉप जो है एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप का काम 1 बिट को स्टोर करना होता है। इसमें जो भी इनपुट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट को चेंज करता है। ठीक है, अब अगर S और R दोनों अगर 0 0 है, S और अगर R दोनों 0 0 है, तो आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स टू से जो आउटपुट पहले था अब भी वही आउटपुट रहेगा। ठीक है, और अगर S की वैल्यू 1 कर दी जाती है और R की वैल्यू 0 कर दी जाती है, तो ये हो जाएगा सेट। सेट मीन्स टू से आउटपुट हो जाएगा 1। अब ये कैसे होगा? आप यहाँ पुट करके देखिए, यहाँ पे रखिए 0 और यहाँ पे रखिए 0, तो 0। अब ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। तो इसमें पहले 0 का, अभी यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मान लीजिए ये एक नैंड गेट है, इसके इनपुट है 2 A B,
ये एक नैंड गेट है, ठीक है, जो आपको सामने नजर आ रहा है। इसके दो इनपुट है ए और बी, तो आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का, है ना। अब अगर मान लीजिए ए 0 है और बी भी 0 है, तो क्या होगा, 0 इंटू 0 का बार, 0 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 का बार क्या होता है 1। दिस इज बाइनरी लैंग्वेज, तो 0 का बार 1, 1 का बार 0, है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब अपन हमारे सर्किट पे आते हैं वापस। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं 0, तो 0 का बार क्या होगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं 0, तो यहाँ क्या होगा 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है Q, 1 इंटू Q, 1 इंटू Q, और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये बबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो 1 इंटू Q का बार यहाँ क्या होगा Q बार, और ये क्या आ रहा है देखो Q बार यहाँ पे आ रहा है 1 इंटू Q बार, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू Q बार क्या होगा Q बार, और उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा Q। तो इट मीन्स आउटपुट में कुछ चेंज नहीं हुआ, आउटपुट में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। पहले जो Q था वो अब भी Q है, पहले जो Q बार था वो अब भी Q बार है। सो दिस इज कॉल्ड नो चेंज कंडीशन व्हेन S is 0 and R is 0। नाउ come to the condition when S is equals to 1, S is equals to 1, so output of this NAND gate will be only this person will answer the question। so हाँ ग्रीन शर्ट, क्या नाम है भाई आपका, मनीष। हाँ मनीष जी बताओ, अब देखो आउटपुट क्या होगा नैंड गेट का, इफ बोथ इनपुट्स आर 1 देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट, पर्टिकुलर ओनली दिस नैंड गेट। हाँ क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर ये नैंड गेट है, इसके दो इनपुट है ए और बी, तो ये दोनों हमने कंबाइन कर दिए और इस पे हम दे रहे हैं 1, क्या दे रहे हैं 1, तो इस पे भी 1 जा रहा है और यहाँ भी 1 जा रहा है, तो आउटपुट क्या होगा, हाँ 0। हाँ तो कॉन्फिडेंस के बाद साथ बोलो 0। कैसे होगा, 1 इंटू 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो आउटपुट क्या होगा 0। तो यहाँ पे है 0 और यहाँ से क्या आ रहा है Q बार, यहाँ से क्या आ रहा है, तो 0 इंटू Q बार, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, 1 इंटू एनीथिंग विल बी एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, 1 इंटू एनीथिंग विल बी एनीथिंग, ठीक है। तो 0 को अब Q बार से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा 1, तो Q क्या आ गया अब 1। तो जब S की वैल्यू 1 है तो Q की वैल्यू क्या हो गई 1, चाहे Q बार कुछ भी हो, चाहे प्रीवियस कंडीशन कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर S 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। इसी प्रकार R को 1 करके देखिए, यू विल फाइंड दैट कि आउटपुट जो है Q बार 1 हो जाता है और Q 0 हो जाता है, ठीक है। और अगर दोनों अगर 1 1 है तो वो इनवैलिड कंडीशन होती है, वो क्या हो जाती है इनवैलिड कंडीशन है। समझ में आ गया यहाँ तक। इनवैलिड कंडीशन क्यों है, बिकॉज जब आप इन दोनों को 1 1 करते हो तो यहाँ पे 0 0 आ जाता है, क्या आ जाता है Q भी 0 और Q बार भी 0, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि या तो Q 0 होगा तो Q बार 1 होगा, और Q 1 है तो Q बार 0 होगा, तो दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, इसलिए यह इनवैलिड कंडीशन है। क्लियर। तो ये एक सिंपल सा ऐसा फ्लिप फ्लॉप पढ़ा अपन ने। अब हम अपने वापस सर्किट पे आते हैं। जो हमारा सर्किट है यहाँ पे, सर्किट पे आने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे आपको इसका कंपैरेटर का यहाँ तक सर्किट समझ में आ गया होगा, जो अपन ने पढ़ा है वो यही है, ठीक है। बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। सो अभी तक हमने पढ़ा ये कंपैरेटर 1 है और ये कंपैरेटर 2 है। अब अपन कंडीशन की बात करते हैं वापस। तो यहाँ देखिए कि हम पिन नंबर 2 और 6 को कंबाइन कर देते हैं और अब यहाँ पे इस प्रकार वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि भाई वो वोल्टेज एक साइन वेव होती है, ये मान लेते हैं अपन। वी इन पे अपन एक वेव फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो वेव फॉर्म में पहले 0 से बढ़ता है वोल्टेज, फिर 6 से ऊपर भी जाता है, फिर थोड़ा वापस नीचे आता है, फिर -6 भी जाता है। इस प्रकार वो वोल्टेज वेरी करता है। या यूँ कर लीजिए पॉजिटिव वेव फॉर्म ही है, ऊपर ही है, ठीक है। केवल वो जो इस प्रकार चेंज हो रही है और उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रह रही है, जिस प्रकार की यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी इस प्रकार। ये दिस वन, ये मान लीजिए कि इसका जो लोअर वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है और हाईएस्ट वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है। 1 to 9 ये वेरी कर रही है। एक वेव फॉर्म ऐसी है जो 1 to 9 वेरी कर रही है। उसका वोल्टेज 1 वोल्ट मिनिमम है और मैक्सिमम 9 वोल्ट है, ठीक है, क्लियर। तो अब अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं वी इन पिन पे, मतलब पिन नंबर 2 और 6 पे, तो क्या होता है। तो अब देखिए क्या होगा। कंडीशन हमने अलग अलग देख लिए हैं जो हमारी वर्ड फाइल में। इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 6, अगर वोल्टेज 7 से ज़्यादा है, या सॉरी 6 से ज़्यादा है, तो किस प्रकार ये चेंजेज होंगे। इफ़ 3 से लेस देन है तो किस प्रकार चेंजेज होगा, और 3 और 6 के बीच में तो है तो किस प्रकार चेंज होंगे। सो दिस वन इज अवर हारमोनियम सर्किट। ये सर्किट एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का है। किसका है ये? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यह अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एक सर्किट है। यही सर्किट हम काम में लेने वाले हैं इसको हारमोनियम बनाने के लिए, ठीक है। अब इस सर्किट को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अभी हमारा इंटरनल सर्किट पूरा नहीं हुआ है, हम एक बार वापस आउटर सर्किट की तरफ आते हैं, फिर वापस इंटरनल को पढ़ेंगे। तो दिस वन जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो हमारा ये एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है कि जिसमें जो है कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये एक बार पॉजिटिव जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ऑटोमेटिकली ये एक वेवफॉर्म जनरेट करता रहेगा, स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करता रहेगा, जैसा कि आपको सर्किट में सामने दिख रही है। ये इस प्रकार की एक स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करता रहेगा। और ये वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये वोल्टेज है, और वो किस पे लग रहा है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो इस पिन नंबर 2 और 6 पे लग रहा है, ठीक है। अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको कैपेसिटर की वर्किंग बता देता हूँ। कैपेसिटर क्या काम करता है, एनीवन आप में से कोई मुझे बताएगा कैपेसिटर क्या काम करता है? क्या करता है? सॉरी, जोर से बोलना थोड़ा। टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अच्छा, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा? हाँ, कैसे प्रोड्यूस करेगा टॉर्क क्या होता है? तो कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है? कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? ये चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है? तो कैपेसिटर के दो बेसिक फंक्शन होते हैं, बस दो बेसिक फंक्शन होते हैं। एक होता है यह चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। कैसे स्टोर करेगा? इसके अक्रॉस जो भी आप सप्लाई दोगे वोल्टेज, उसके थ्रू ये वोल्टेज लेगा, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और इसके थ्रू हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, उस रेजिस्टेंस के सीरीज़ में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और उस रेजिस्टेंस के सीरीज़ में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया। बाकी वाला सर्किट भूल जाओ अभी के लिए, ये वाला सर्किट है ना, उस अपन को केवल इस चीज़ का ध्यान रखो, केवल ये कि वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का, 2 रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर। क्लियर? तो अब वो इस वोल्टेज सोर्स से बैटरी से करंट फ्लो होगी, शुरू होना, और वो करंट ऐसे इस प्रकार रेजिस्टेंस आर से होती हुई आर बी से होती हुई सी में प्रवेश करेगी और वापस सी से बाहर निकल जाएगी। क्लियर? तो अब इस दौरान कैपेसिटर चार्ज होगा, इस दौरान कैपेसिटर चार्ज होगा, इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज होगा, और चार्ज हो गए खुद एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह काम करने लग जाएगा। अब ये जो वेवफॉर्म आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये देखिए ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज इसके अक्रॉस बढ़ रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये जितना वोल्टेज सोर्स आपने इसको लगाया है ये उस तक चार्ज हो जाता है, ये उस तक, अगर आपने 5 वोल्ट लगाया है तो ये 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। ये आपने अगर 5 वोल्ट लगाए हैं तो अब 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, और जब ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है उसके बाद इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, उसके बाद इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, ये इसकी मैक्सिमम कंडीशन आ जाती है। ठीक है? और अब हम जैसे ही उसको एक डिस्चार्ज का पाथ देंगे, डिस्चार्ज मीन्स टू से सप्लाई हटा दी हमने और उसको एक दूसरा माध्यम दे दिया डिस्चार्ज होने के लिए। ठीक है? तो ये अपनी जो अब ये खुद एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, ये खुद कैसे काम करेगा, अब एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा और धारा को विपरीत प्रवाहित करेगा वापस। अब यहाँ से अब इसका प्लस टर्मिनल ये हो जाएगा, अब करंट यहाँ से निकलेगी, अब इस कैपेसिटर के करंट यहाँ से निकलेगी और डिस्चार्ज हो जाएगा ये। क्लियर? समझ में आ गया? अब इस सर्किट में ये चार्ज कब होगा, डिस्चार्ज कब होगा, वो अभी मैं समझाऊंगा। अभी मैंने आपको केवल ये समझाया है कि कैपेसिटर जो है चार्ज होता है और डिस्चार्ज का अगर उसको रास्ता मिल जाए डिस्चार्ज होने का तो ये डिस्चार्ज भी हो जाता है, और वापस आप इसको चार्ज करोगे, सप्लाई दोगे तो वापस भी चार्ज हो जाएगा और वापस डिस्चार्ज हो जाएगा अगर रास्ता मिलेगा तो। यस? एग्जाम्पल कि कैसे चार्ज डिस्चार्ज होगा वो सामने पड़ा आपके, अभी अपन पढ़ेंगे इसको। अभी के लिए आप ये समझो कि ये चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। ठीक है? चार्ज कब होगा, जब इसको चार्जिंग का रास्ता मिलेगा, मतलब हाँ उसके टाइप से ही, वेरी गुड, उसी टाइप से जैसे है ना, जैसे लैपटॉप का ये चार्जर है, इसमें भी आप देखेंगे तो ये एक एलईडी लगी है इसके ऊपर, आप अगर है ना वहाँ से सप्लाई ऑफ भी कर देते हैं और ये पिन निकली हुई है तो ये एलईडी काफ़ी टाइम के लिए ग्लो होती रहती है ना, और अगर अपन वहाँ से स्विच ऑफ करें और मेरे ये पिन यहाँ पे डली हुई है तो ये लाइट जो है एलईडी की फट से बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो है इसके अंदर लगा हुआ वो फट से डिस्चार्ज हो जाता है वाया दिस। तो मेरे अभी कहने का पर्पज़ यही है और आपके समझने का पर्पज़ अभी तक केवल यही होना चाहिए कि कैपेसिटर को जब अपन एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, वाया आर ए आर बी ये कैपेसिटर चार्ज होगा क्योंकि इसको इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? जब कैपेसिटर के अंदर धारा प्रवेश करेगी तो वो चार्ज होगा। ठीक है? और वो चार्ज होके क्या करेगा, जितने वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई किए हैं उस पर उतने से ये चार्ज हो जाएगा, और जैसे इसको वापस डिस्चार्ज का रास्ता मिलेगा ये डिस्चार्ज भी हो जाएगा। क्लियर? अब कैसे होगा, एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे कैपेसिटर का काम है चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। एक कैपेसिटर का और काम होता है, वो होता है एज ए फिल्टर, कि अपन इसको फिल्टर की तरह काम करवाते हैं। कैसे की तरह? फिल्टर क्या कराना, पानी नहीं फिल्टर करवाना हमको सप्लाई फिल्टर करवानी है। क्या फिल्टर करवानी है? सप्लाई। हमारे पास जो सप्लाई आती है एसी सप्लाई आती है, मान लीजिए कैसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है, तो वो इस प्रकार सप्लाई होती है एसी। ठीक है? तो वो एसी सप्लाई जो है उसको ये पास करता है और डीसी को रोक देता है। ठीक है? ये काम होता है इसका बेसिक। इसलिए हम जो है रेक्टिफायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेक्टिफायर से हम क्या बनाते हैं, एक साइन वेव से फुल वेव साइन बनाते हैं, फिर उस फुल वेव के आगे कैपेसिटर लगा के हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, और इंडक्टर लगा के फिल्टर करते हैं। ठीक है?
ये चीज़ मैं और डिटेल में बताऊंगा, तो अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ताकि अपना टॉपिक कवर हो जाए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक VCC है, उसमें RA RB और हमने C कनेक्ट किया, तो ये इसके द्वारा ये चार्ज होगा। चार्ज कैसे होगा वो तो आपको समझ में आ गया ना। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज होने में जो समय लगता है, कैपेसिटर को जो चार्ज होने में समय लगता है, तो कंप्लीट चार्ज होने में कैपेसिटर को जो समय लगता है वो होता है R × C। क्या होता है? तो जिस रेजिस्टेंस के माध्यम से वो चार्ज हो रहा है, करंट बैटरी से निकल के कैपेसिटर के अंदर तक आ रही है और वापस ग्राउंड में जा रही है, तो बीच बीच में जो भी प्रतिरोध आया वो सब मिला के हो जाएगा R, वो सब मिला के हो जाएगा और कैपेसिटर की वैल्यू हो जाएगी C। तो अब कैपेसिटर किससे चार्ज होगा? R × C। किससे चार्ज होगा? टू C, फुल चार्ज होने में, कंप्लीट चार्ज होने में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो हमने यहाँ पे 9 वोल्ट अप्लाई किया है। ये यहाँ पे 5 वोल्ट दिख रहा होगा आपको इस सर्किट में, पर हम जो हारमोनियम बना रहे हैं, हमारी जो हारमोनियम की IC है, तो आप यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी काम में ली है। कितने वोल्ट की बैटरी काम में ली है? 9 वोल्ट की बैटरी हमने काम में ली है। तो यहाँ मान लीजिए अपन ने 9 वोल्ट अप्लाई किया है। अब ये 9 वोल्ट जो है वो RA से होते हुए RB से होते हुए करंट प्रोवाइड करता है VC के अंदर, और ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब ये कैपेसिटर पूरा कंप्लीट 9 वोल्ट तक चार्ज होने में कितना टाइम लेगा? R की वैल्यू क्या है? क्या R इक्वल्स टू RA प्लस RB, RA प्लस इंटू C, मतलब 7.5 + 7.5 15 किलो ओम इंटू 0.1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो कितना हो गया? 15 × 15 1.5 मिली सेकेंड, 1.5 एक सेकेंड का भी हजारवा भाग है। देखो आप 1.5 मिली सेकेंड्स के अंदर ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगा पूरे 9 वोल्ट। क्लियर? कैलकुलेट कर लिया हमने टाइम कि ये कैपेसिटर चार्ज होने में कितना टाइम लेगा इसने? RA प्लस RB × C। ओके, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और ये जो टाइम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो अभी कितना है? अभी ये बता रहा है कि भाई इसको VCC/3 और 2 VCC/3 तक चार्ज करना है। अपन को ऐसा नहीं करना, मैं अभी बात कर रहा हूँ कंप्लीट चार्ज की। कंप्लीट चार्ज होने में इसने 1.5 मिली सेकेंड लिया है। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर हमने 9 वोल्ट दिए, इसको कितने वोल्ट दिए? तो ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। पहले इसके अक्रॉस 1 वोल्ट हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। हाँ, ये हो रहा 1.5 मिली सेकेंड के अंदर है, पर अभी मैं आपको कम में बता रहा हूँ। 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, फिर 6 से जैसे 6.1 हुआ, क्या हुआ? 6.1 हुआ। तो अब देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 6.1। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? अब अगर यहाँ पे 6.1 वोल्ट है तो पिन नंबर 2 और 6 पे क्या जाएगा? पिन नंबर 2 और 6 पे क्या जाएगा? 2.1। यहाँ पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है पिन नंबर 2 पे जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए आप, पिन नंबर 2 और 6 किससे कनेक्टेड है? VCC के कैपेसिटर से। तो यहाँ पे क्या जाएगा? अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो सीधा सीधा पिन नंबर 2 और 6 पे जाएगा। क्लियर? और पिन नंबर 2 और 6 क्या है? पिन नंबर 2 और 6 क्या है? Vin। और Vin क्या है? कंपेरेटर 1 और कंपेरेटर 2 के इनपुट्स हैं, है ना? क्लियर? तो इसका मतलब एक कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली कंपेरेटर्स को के आउटपुट को इफेक्ट करता है। तो कैसे करेगा? समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है। 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो जैसे ही 6.1 वोल्ट हुआ, जैसे ही 6.1 वोल्ट हुआ, मतलब Vin इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट। Vin इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट। क्लियर? तो यहाँ पे पिन नंबर 2 और 6 पे वोल्टेज 6 से ज़्यादा हो गया। जैसे ही 6 से ज़्यादा हो गया तो अब देखिए हमारी कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे कि कंपेरेटर 1 का आउटपुट हो जाएगा हाई और कंपेरेटर 2 का आउटपुट हो जाएगा लो।
तो देखिए कंपेरेटर 1 का आउटपुट हो जाएगा हाई, कंपेरेटर 2 का आउटपुट हो जाएगा लो, यहाँ पे हाई, यहाँ पे। तो अब बताओ, देखो R क्या है, S क्या है, 0, R1 S0, आउटपुट क्या होगा 0, R1 S0 दैट इज रीसेट। अभी अपन ने पढ़ा था, तो Q क्या होगा 0, R1 होने पे Q होता है 0, और R1 होने पे Q क्या होता है, अगर Q 0 है तो Q बार क्या होगा 1, ये क्या होगा अब 1, ये क्या होगा अब 1, दैट इज हाई, दैट इज हाई। ओके, ये अब हाई हो गया। तो ये भी चीज मैं लिख लेता हूं, मैं क्या लिखता हूं, फ्लिप फ्लॉप का जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है वो होगा हाई, फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट जो है वो होगा हाई, मतलब क्यू बार कितना हो जाएगा हाई। तो हमको क्यू बार से ही मतलब है, क्योंकि यहाँ क्यू बार कनेक्टेड है हमारे सर्किट में। तो अब यहाँ देखिए आप, ये एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है, जो कि पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है, पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है। मैं एक और सर्किट ढूंढ रहा था, वो मुझे मिला नहीं, उसमें और एक कंप्लीट डायग्राम है। चलो ये वाला डायग्राम अच्छा है, इसमें देखते हैं। अब देखो हमारा वही सर्किट है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें देखिए अब आउटपुट 1 है, आउटपुट क्या है हाई है, ठीक है। तो हाई होने से अब ये क्या चीज़ है, आप मुझे कोई बता सकता है ये क्या चीज़ है, ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसमें से एक लेग एमीटर का जो टर्मिनल है वो बाहर निकल रहा है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। अगर ये अंदर की तरफ होता तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP, ठीक है। तो यह एक NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। तो इसका टर्मिनल देखो, ये N, ये P और ये N, NPN, ठीक है। N मीन्स नेगेटिव, P मीन्स पॉजिटिव, N मीन्स नेगेटिव, NPN, NPN। तो यहाँ पे डिस्चार्ज पिन नंबर 7 से कनेक्टेड, मतलब 7 पिन जो है वो डिस्चार्ज पिन कहलाती है। तो यहाँ पे P जो है, P फॉर पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करेगा, ये ऑन हो जाएगा, ये स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब ये 7 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी, 7 नंबर पिन ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब ये ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो पिन नंबर 7 को ये ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा। पिन नंबर 7 को कब करेगा, जब इसका जो बेस टर्मिनल है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं कलेक्टर। तो इसका जो बेस टर्मिनल है, इसका बेस टर्मिनल है जो कि NPN, P है, P से पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे बेस पर, तो ये ट्रांजिस्टर जो है कलेक्टर को एमीटर से कनेक्ट कर देगा, मतलब एक शॉर्ट सर्किट स्विच की तरह काम कर रहा है, ऑन ऑफ का। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब कंडीशन क्या है, अगर इनपुट वोल्टेज 6 से ज़्यादा है, अगर इनपुट वोल्टेज 6 से ज़्यादा है
तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, डिस्चार्ज पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, डिस्चार्ज पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा। समझ में आ गया इतना तरीका, क्लियर? ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि अगर इनपुट वोल्टेज जैसे ही 6 से ज़्यादा जाएगा तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, डिस्चार्ज पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, डिस्चार्ज पिन को। ओके, नाउ कम टू आवर सर्किट अगेन, दिस वन। इसको देखिए अब आप, इस सर्किट में 7 नंबर पिन कहाँ पे कनेक्टेड है, RA और RB के बीच में। तो अब मान लीजिए अब ये कैपेसिटर है, ये बढ़ रहा है, चार्ज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, 6 तक पहुंचा, जैसे ही 6.1 हुआ, जैसे ही, तो अब पिन नंबर 7 किससे कनेक्ट हो जाएगी, ग्राउंड से। ये अब पिन नंबर 7 किससे कनेक्ट हो जाएगी, तो ग्राउंड से जैसे ही कनेक्ट होगी तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का रास्ता मिल जाएगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर, और कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होगा, अब ये प्लस, कैपेसिटर खुद एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। अब इसका ये हो जाएगा प्लस टर्मिनल और ये हो जाएगा, जिस टर्मिनल से कैपेसिटर में धारा अंदर प्रवेश कर रही थी वो बन जाएगा प्लस और दूसरा बन जाएगा माइनस। और अब ये खुद एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा और अब धारा उल्टी प्रवाहित होगी। अब क्योंकि ये खुद वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा था, इसका प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगी और ग्राउंड में जाएगी। तो अब ये डिस्चार्ज कौन से रजिस्टर के थ्रू हो रहा है, RB, RA के थ्रू हो रहा है क्या, नहीं, RA के थ्रू नहीं हो रहा है, केवल RB के थ्रू हो रहा है। RB क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर से जो भी करंट निकलेगी वो RB से होते हुए सीधा ग्राउंड में जाएगी, सीधा ग्राउंड में जाएगी, क्लियर? तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज, चार्ज होने में जितना टाइम लगता है, डिस्चार्ज होने में भी उतना ही टाइम लगता है, तो वो भी R/C होता है। अगर आप अब देखिए, आप कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगा, RA + RB × C, डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगा, RB × C। तो अब देखिए इसको डिस्चार्ज होने में कम समय लगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, समझ में आ गया? तो अब जैसे ही देखिए यहाँ पे अपन ने वोल्टेज बढ़ाया और एक वोल्टेज लेवल आ जाता है, कौन सा, 2 VCC/3, मतलब 6 वोल्ट, 2 / 3 × 9, 6 ही होगा। तो जैसे 6.1 होगा तो कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्लियर? और डिस्चार्ज होगा, कब तक डिस्चार्ज होगा वापस, जब तक कि 7 नंबर पिन से वापस ग्राउंड नहीं हट जाए। पिन नंबर डिस्चार्ज हो वो वापस ग्राउंड से हट नहीं जाए, तो वो कब हटेगी, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। अभी पहले 6.1 था, डिस्चार्ज हुआ 6, 5.9, 5.5, 5, 4, है ना, फिर 3 पे आई, वैल्यू कहाँ पे आई, और जैसे 3 से 1 पॉइंट नीचे आता है 2.9, क्या आता है, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, 6 से अपने कम होना शुरू हुआ, धीरे धीरे कम होके ये 2.9 पे आ गया। कहाँ पे आ गया, अब हमारी कंडीशन कि इफ V in इज लेस देन 3 वोल्ट, मतलब 2.9, V in जो है 3 से कम है, 3 से, तो उस केस में क्या होगा, कंपेरेटर 1 का आउटपुट लो, कंपेरेटर 1 का आउटपुट, 2 का आउटपुट, ओके। तो 1 अपन उस सर्किट में देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए क्या आउटपुट है हमारा, के 1 का लो और 2 का हाई, तो यहाँ पे लो और यहाँ पे हाई, नहीं ये सर्किट नहीं है ना, यहाँ पे लो, यहाँ पे, तो R0, S क्या होगा आउटपुट, R0, S1, सेट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 1, जब सेट 1 होता है तो आउटपुट क्या होता है 1, तो Q क्या होगा, Q1 है तो Q बार क्या होगा 0, अगर Q1 है तो Q बार क्या होगा, जैसे ही Q बार 0 है तो 0 कनेक्टेड टू दिस, तो ये क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा, डिस्चार्ज को ग्राउंड से हटा देगा, क्लियर, समझ में आ गया, डिस्चार्ज को ग्राउंड से हटा देगा ये। तो डिस्चार्ज होना कैपेसिटर बंद, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना बंद मतलब वापस चार्ज होना शुरू, वापस चार्ज होना, तो ये 6 वोल्ट और 3 वोल्ट के बीच में ऐसे बदलता रहेगा। अब
हम बात करते हैं कि जब हमारी वैल्यू जो है 6 और 3 के बीच में हो, जब 6 और 4 वोल्ट हो तो क्या होगा। जब हमारी वैल्यू 6 और 3 के बीच में थी तो क्या था, दोनों आउटपुट क्या थे, 0 0 थे। कंपेरेटर 1 भी 0 और ये भी, तो 0 0 में क्या होता है, नो चेंज। 0 0 मतलब क्या होता है, नो चेंज, है ना। जैसे 6.1 हुआ, जैसे ही 6.1 हुआ तो डिस्चार्ज पिन कनेक्टेड टू ग्राउंड हो गई, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट जो है क्यू बार जो है 1 हो गया था। ये क्यू बार जो है 1 हो गया था, इसके 1 होने पे ही तो ये डिस्चार्ज पिन इससे कनेक्ट हुई। क्लियर। अब जैसे ही वापस डिस्चार्ज होना शुरू होता है और 6 से नीचे जाता है, 6 से नीचे जाने के बाद भी आउटपुट चेंज नहीं होता है। 6 के नीचे जाने के बाद भी आउटपुट चेंज नहीं होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्लिप फ्लॉप 0 0। ठीक है। और जब 3 वोल्ट से नीचे गया तो डिस्चार्ज पिन हट गई और वापस चार्ज होना शुरू हो गया, और वापस वोल्टेज जो है 3 से अब ज़्यादा हो गया तो भी आउटपुट नहीं बदल रहा है, नो चेंज, बिकॉज ऑफ नो चेंज कंडीशन। समझ में आ गया, क्लियर। और अब अपन करते हैं फाइनल आउटपुट की बात, कि जब आउटपुट क्या आएगा फाइनल, क्या इफ वी इन इज ग्रेटर देन 6 तो फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हाई है। कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्या है, हाई है। तो यहाँ पे अगर हाई है तो आउटपुट क्या होगा, लो। तो यहाँ फाइनल आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब 6 वोल्ट से ज़्यादा जाएगा वोल्टेज तो आउटपुट फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, लो। तो देखते हैं अपन हमारे सर्किट में क्या ऐसा होता है क्या। तो हमारे सर्किट में देखिए, तो ये रहा, देखो यही देख लो वैसे। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ देखते हैं अपन कि जैसे ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये जैसे 6 वोल्ट से ज़्यादा जाता है, मतलब 2/3 VCC से ज़्यादा जाता है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो। आउटपुट क्या हो जाएगा, लो। और जैसे ही 3 वोल्ट से नीचे जाता है, यहाँ पे इससे नीचे, है ना, डिस्चार्ज मतलब वापस चार्ज होना शुरू हो जाता है, आउटपुट क्या होगा, हाई। ठीक है। तो ये 3 वोल्ट से नीचे जाते ही क्या होगा, आउटपुट हाई। तो देखो हाई और लो, हमारा ये फाइनल आउटपुट पिन नंबर 3 पे मिल रहा है अपन को, पिन नंबर 3 पे मिल रहा है। क्लियर। अब हमारा कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है उसका टाइमिंग अलग अलग है, देखिए आप, है ना, क्योंकि चार्जिंग ऐसे हो रही है और डिस्चार्जिंग फास्ट हो रही है। चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, डिस्चार्जिंग टाइम कम है, क्योंकि चार्जिंग हो रही है RA + RB × C से, डिस्चार्जिंग हो रही है केवल RB × C से। ठीक है, इसलिए चार्जिंग टाइम ज़्यादा है और डिस्चार्जिंग टाइम कम है। क्लियर। अब कंप्लीट चार्ज होने में टाइम लगता है RA + RB × C, बट यहाँ पे कंप्लीट चार्ज तो हमने इसको किया ही नहीं, हम इसको तो केवल काफ़ी कम कंडीशन के लिए चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इसकी एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके अपन एक इक्वेशन बना के उसकी टाइमिंग भी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो था 0.693 RA + RB × C। RA + RB × C तो कंप्लीट चार्ज होने में टाइम लग गया, उसका 0.693 फैक्टर है ना, 0.693 × RA + RB × C। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चार्जिंग टाइम। अब चार्जिंग टाइम क्या है, T, इसको मैं C से लिखता हूँ, चार्जिंग टाइम इक्वल्स टू, नज़र आ रहा सबको, 0.693 ×
ये समझ में आया ये इक्वेशन 0.693 आर ए प्लस आर बी इंटू सी। 0.693 आर ए प्लस आर बी इंटू सी, दिस इज चार्जिंग टाइम। ये क्या है? चार्जिंग टाइम है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग टाइम। डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा? 0.693 0.693 आर बी इंटू, तो ये डिस्चार्जिंग टाइम और ये चार्जिंग टाइम। क्लियर? तो ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, इस आउटपुट वोल्टेज में ये चार्जिंग टाइम है और ये चार्जिंग टाइम की वैल्यू है 0.693 आर ए प्लस आर बी इंटू सी, और इसकी वैल्यू है 0.693 आर बी इंटू सी। क्लियर? टोटल टाइम पीरियड क्या होगा? टोटल टाइम पीरियड टी ऑन प्लस टी ऑफ, मतलब चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग, टोटल टाइम मिला दें अगर, फटाफट बताओ, देखो मेरे को। बोलो बोलो। कितना होगा? टोटल टाइम कितना होगा? चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम दोनों को जोड़ दो ना। चार्जिंग टाइम दैट इज टी ऑफ, नहीं, आपको चार्जिंग टाइम टीसी प्लस टीडी करना है। नहीं, ये चार्जिंग टाइम है जो कि है 0.693 आर ए प्लस आर बी इंटू सी, और ये डिस्चार्जिंग टाइम है 0.693 आर बी इंटू सी। अब मैं कह रहा हूँ दोनों को जोड़ दो, टोटल टाइम कितना होगा? आपके सामने इक्वेशन पड़ी है, टोटल टाइम क्या होगा? टू सी कहाँ से हो जाएगा? जोड़ना है, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। सी प्लस सी क्या होता है? 2c होता है। अब ये बताओ, आर सी, आर ए सी, आर बी सी और आर बी सी तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? आर ए इंटू सी, आर बी इंटू सी और आर बी इंटू सी, इन तीनों को जोड़ो क्या होगा? आर ए इंटू सी प्लस 2 आर बी इंटू सी, तो ये तो 2 आर बी हो गया ना। इसको मैं खोलूँ तो ऐसे बन जाएगा, ये चार्जिंग टाइम ऐसे बन जाएगा ना, 0.693 आर ए इंटू सी प्लस 0.693 आर बी इंटू सी। अब ये, अब इसको टी सी को और टी डी को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, क्या बनेगा? 0.693 आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी, बस समझ में आ गया टोटल टाइम। तो अब अगर मैं आर ए के मान को रखता हूँ फिक्स, आर ए को क्या रखता हूँ, और आर बी को चेंज करता हूँ, आर बी को, तो क्या होगा? तो टाइम पीरियड बदलना चाहिए। टाइम पीरियड जो हम स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं एट द आउटपुट ऑफ
555 आईसी के आउटपुट पे हम जो स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं उसका आउटपुट, उसका जो टाइम पीरियड है वो बदलना चाहिए। अब आर बी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मैं अगर आर बी के मान को बढ़ाता हूं तो क्या होगा, टी क्या होगा, टी बढ़ेगा या घटेगा, टी बढ़ेगा, क्योंकि आर बी बढ़ाने पे टी इज प्रोपोर्शनल टू आर बी ना, और आर बी को कम करूंगा तो क्या होगा, टाइम कम होगा। अब वापस सुनिए, अगर मैं आर बी को बढ़ाता हूं तो क्या होगा, टाइम, अगर टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 1/t, एफ इक्वल्स टू 1/t, है ना। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। अब आर बी को कम करता हूं तो टी क्या होगा, बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, अब मैं जो बोल रहा हूं वो एक अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, डॉल्फिन बोलती है वो अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, चींटी बोलती है वो अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, हाथी बोलते हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है ना। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अब हमारे घर के अंदर सप्लाई आती है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कितनी आती है, अब इस 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, एक सेकेंड में 50 साइकिल्स, 50 कौन सी साइकिल, अब हमारे घर में साइकिल्स कौन सी चलाते हैं, वो साइन वेव की। हमारे घर में सप्लाई आती है कौन सी, एसी, अल्टरनेटिंग करंट आती है ये वाली। तो ऐसी एक सेकेंड में ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो ऐसी कितनी आती है एक सेकेंड के अंदर, 50, कितनी आती है, इसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल। तो अगर कभी मौका पड़े घर पे बिजली के तार को छूने का तो उसमें आपको 50 बार प्लस में झटके लगेंगे और फिर वो 50 बार आपको रिपेल भी करेगा। ठीक है, तो आप आज घर पे जाके ट्राई भी कर सकते हैं चाहते हैं तो, यहाँ मत करना ना, हमारे ऊपर आ जाएगा कहीं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ करना मत जाके। तो हमारी सप्लाई जो है घर की 50 जो है पॉजिटिव और 50 नेगेटिव होता है ना, तो इस प्रकार वो हमको रिपेल भी करता है। सो अगेन, तो यहाँ पे हम आरबी के मान को कम या ज़्यादा करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स की स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बदलते ही साउंड बदल जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ अलग है तो मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है, आप में से कोई और बोलेगा तो उसकी आवाज़ अलग है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बोलने की अलग है। ठीक है। ऑडिबल, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबल सिग्नल। ऑडिबल, ऑडिबल मीन्स टू से जो हम सुन सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं वो ह्यूमंस, फॉर ह्यूमंस। अगर मैं इंसान की बात करूं, तो इंसान कितनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। वेरी गुड, 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को एक इंसान सुन सकता है। ठीक है, जबकि एलिफेंट्स उससे भी कम सुन सकते हैं, है ना। और जो स्नैक्स वगैरह होता है वो और भी कम सुन सकते हैं। इसलिए है ना, हमको कभी ऐसा फील होता है कोई एनिमल्स हमको नहीं देख पाएगा, पर एनिमल्स की जो सेंस होती है फ्रीक्वेंसी वो और ज़्यादा होती है, इसलिए वो छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को भी सुन लेते हैं। क्लियर। ओके, तो कम टू द टॉपिक। पिन नंबर 1 ऑफ 555 इज ग्राउंड, पिन नंबर 2 इज ट्रिगर, पिन नंबर 6 इज थ्रेशोल्ड। पिन नंबर 6 और 2 को हमने कंबाइन कर दिया था। सो पिन नंबर 2 एंड 6 को हमने कंबाइन कर दिया था। पिन नंबर 2 ट्रिगर है, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड कहते हैं अपन कि भाई मैक्सिमम कंडीशन के लिए, और ट्रिगर कहते हैं अपन मिनिमम कंडीशन के लिए। ठीक है, तो पिन नंबर 1 हो गई ग्राउंड, 2 हो गई ट्रिगर, 3 नंबर आउटपुट। 3 नंबर क्या है हमारा, मेन आउटपुट है। 3 नंबर क्या है, आउटपुट है। क्लियर। 4 नंबर पिन है डिस्चार्ज। अब ये कैसे काम करती है, देखो कि अगर 6 वोल्ट से ज़्यादा जाएगा, 6 वोल्ट से ज़्यादा जाएगा तो आउटपुट क्या होगा,
हमारी वर्ड फाइल देखते हैं हम, अगर 6 वोल्ट से ज़्यादा है तो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, हाई, और ये कॉम्प्लीमेंटेड से ही कनेक्टेड होता है। यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप है जिसका Q बार कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये हाई है, तो यहाँ हाई है, और ये V रेफरेंस है, और 4 नंबर पिन है रीसेट। 4 नंबर पिन क्या है, तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। PNP याद करने का तरीका आपको पता ही होगा, जब एरो अंदर की तरफ आता है, ठीक है, तो PNP होता है। P मीन्स पधारो, P मीन्स अंदर पधारो, तो ये अंदर आ रहा है एरो, तो PNP। जब बाहर निकल रहा है तो निकलो, NPN, निकलो, N4 निकलो, तो ये NPN और ये PNP। तो ये P है, ये N है, और ये P है, ठीक है। तो इसका जो ये पॉइंट है ये क्या है, N, PNP, PNP, तो ये N है। तो N मतलब नेगेटिव, मतलब इसको अगर आप 0 वोल्ट दोगे या नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो ये स्विच की तरह काम करेगा। ये V रेफरेंस को यहाँ से कनेक्ट कर देगा, ये V रेफरेंस को यहाँ से, या यूँ कह सकते हो डायरेक्टली ये जो आउटपुट है इसको रीसेट कर देगा, आउटपुट को रीसेट कर देगा। अब V रेफरेंस को आप जो भी सिलेक्ट करो, मैं अगर यहाँ ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ तो ये आउटपुट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, मतलब ये इसको VCC से कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ VCC आ जाएगा। क्लियर, रीसेट दबाने पे, मतलब यहाँ पे 0 देने पे, यहाँ पे। तो अभी हमारे केस में हमने क्या किया है, हारमोनियम में हमने क्या किया है, इसको किससे कनेक्ट किया है, प्लस से। 4 नंबर पिन को किससे कनेक्ट किया है, प्लस से। प्लस से कनेक्ट करने से क्या होगा, दिस इज PNP ट्रांजिस्टर, तो N को आपने P से कनेक्ट कर दिया, मतलब N को आपने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो ये स्विच ऑफ रहेगा, ये स्विच हमेशा ऑफ रहेगा। हमने इसको ऑफ क्यों किया है, क्योंकि इसको ऑन करने से आउटपुट रीसेट हो जाएगा, इसको ऑन करने से आउटपुट, जबकि हमको रीसेट नहीं करना है, हमको आउटपुट को इनपुट के अकॉर्डिंग बदलना है, तो इसलिए हमको पिन नंबर 4 को हाई रखना है। क्लियर, अगेन कम टू दैट पॉइंट, पिन नंबर 1 ग्राउंड, पिन नंबर 2 ट्रिगर, पिन नंबर 3 आउटपुट, पिन नंबर 4 रीसेट, जो हम कनेक्ट करेंगे VCC से। पिन नंबर 5 दैट इज कंट्रोल वोल्टेज। पिन नंबर 5 क्या है, अब ये कंट्रोल वोल्टेज क्या नहीं बोला है भाई, ये कंट्रोल वोल्टेज एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक कैपेसिटर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि किसी भी पावर सप्लाई के पैरेलल में इसको कनेक्ट कर दो, है ना। एक बैटरी है जिसका एक प्लस टर्मिनल है और एक माइनस टर्मिनल है, बैटरी का एक प्लस टर्मिनल है और एक माइनस टर्मिनल है, तो आप इन दोनों के और कैपेसिटर के भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, उन दोनों को इसके अक्रॉस पैरेलल लगा दो बस। उससे क्या होगा, वोल्टेज स्टेबल रहेगा आगे वाले सर्किट में। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर खुद जो है एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। जब आप इसको अक्रॉस सप्लाई लगाओ तो चार्ज करता रहेगा, चार्ज करता रहेगा, चार्ज करता रहेगा। जैसे ही मान लो कुछ सेकंड्स के लिए आपकी सप्लाई गड़बड़ हो जाती है, कुछ फ्लक्चुएशन आ जाते हैं आपकी सप्लाई में, है ना, तो कैपेसिटर उतनी देर के लिए जो है खुद की सप्लाई दे देगा, तो आपका सर्किट आगे वाला डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। तो ये कैपेसिटर जो है हमारी पावर सप्लाई को स्टेबल रखने का भी काम करता है। तो यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज पे जो पिन नंबर 5 पे अपन एक कैपेसिटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो कैपेसिटर क्या करेगा, यहाँ पिन नंबर 5 पे जो 6 वोल्ट आ रहे हैं ना, उन 6 वोल्ट को फिक्स रखेगा। क्या करेगा, 6 वोल्ट को फिक्स रखेगा। क्लियर, ताकि हमारी सप्लाई में थोड़े बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ी भी आ जाए तो ये 6 वोल्ट जो है वो फिक्स रहे। क्यों हम फिक्स रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर 6 वोल्ट में थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो हमारे कंपेरेटर जो है वो 0 को 1 बना देंगे, 1 को 0 बना देंगे, और उसकी वजह से हमारे आगे फ्लिप फ्लॉप है वो गलत काम कर लेगा। फ्लिप फ्लॉप के गलत काम करने से डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वो गलत हो जाएगी, तो मतलब आगे वाला सारा सर्किट गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हमको 6 वोल्ट को फिक्स रखना जरूरी है, तो इसलिए हमने इसके लिए एक कैपेसिटर लगाया है। क्लियर, तो पिन नंबर 1 ग्राउंड, पिन नंबर 2 ट्रिगर, पिन नंबर 3 आउटपुट, पिन नंबर 4 रीसेट, पिन नंबर 5 कंट्रोल, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड, पिन नंबर 7, पिन नंबर 8, सारी पिन हो गई 555 की। क्लियर, तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम एक RB की वैल्यू बदल के अलग अलग फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर वेव आउटपुट में जनरेट कर सकते हैं। अब बस, अब इतना समझ में आ गया, अब केवल आपको
1 सेकेंड में और समझ में आ जाएगा, ये हारमोनियम का सर्किट। अब हारमोनियम के सर्किट में हमने क्या किया, देखिए पिन नंबर 8 जो कि VCC है, उससे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जो कि RA है। अपने RA बोला था ना, तो ये RA है जो कि फिक्स है। फिर RA से ये रजिस्टर कनेक्ट करेंगे अपन, इतने सारे जो है ना, ये RB बनाएगा, ये मिलके क्या बनाएंगे, ये देखो सारे सीरीज में कनेक्टेड है, ये सारे है ना, ये सारे सीरीज में। अब ये अगर जो टिप है ना, ये पॉइंट नंबर 7 पे जो टिप है, अब मान लीजिए आप इस टिप को अगर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इस टिप को आप यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो है पिन नंबर 2 और 6 के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना, पिन नंबर 2 और 6 के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सारे जुड़ जाएंगे आपस में, ये सारे जुड़ जाएंगे। क्लियर? और एक कंबाइंड रेजिस्टर बन जाएगा, वो होगा RB। वो क्या होगा, तो अब देखिए ये RA और 7 और 2 के बीच में लगेगा RB। हमारा सर्किट वापस बताऊं मैं आपको, तो देखो ये 8 नंबर पिन है ना, ये 8 नंबर पिन है ना VCC, 8 और 7 के बीच में RA, 7 और 2 के बीच में, और 2 और ग्राउंड के बीच में। तो देखिए 8 और 7 के बीच में RA, 7 और 2 के बीच में RB, और 2 और ग्राउंड के बीच में ये कैपेसिटर C3। क्लियर? तो अब हम इस टिप को जो है, ये जो 7 नंबर पिन पे जो टिप है, अब इस टिप को अपन अलग अलग सिग्नल पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले रखेंगे इस पे। तो RB की वैल्यू क्या होगी, 180 किलो ओम। अब मैं इस टिप को रखता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, तो RB की वैल्यू क्या होगी, 12 किलो ओम है क्या, 180 प्लस 12 सीरीज में कनेक्ट है ना, 180 प्लस 12 सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इस टिप को यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस 12 प्लस 22। इस पिन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो अब क्या बन जाएगा, 180 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 22। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो T टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड क्रिएट करेगा। तो ये रेजिस्टेंस हमने इस प्रकार सेलेक्ट किए हैं कि अलग अलग टिप पे ये सारे गामा पादा निसा इसका साउंड निकालेगा। और देखो अब हमारा आउटपुट कौन सी पिन पे मिल रहा है, पिन नंबर 3 पे। तो पिन नंबर 3 पे देखो आप, हमने क्या कनेक्ट किया, एक लाउड स्पीकर। क्या कनेक्ट किया, एक, और उसको एक कैपेसिटर के माध्यम से कनेक्ट किया ताकि वोल्टेज स्टेबल रहे। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ये क्या है, एक जो इसकी पोलरिटी होती है प्लस और माइनस, उसको वैसे ही कनेक्ट करना है। तो ये अब हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है 3 नंबर पे, एक स्क्वायर वेव, और उस पर वो एक अपन लाउड स्पीकर पे देंगे, तो वो स्पीकर क्या करेगा, सारे गामा पदा निसा का साउंड निकालेगा। क्लियर? तो ये सर्किट हम समझ गए अच्छे से। अब इस सर्किट का जो कंपोनेंट्स है वो आने में टाइम लग रहा है, मतलब सितंबर जो भी कंपोनेंट हमारे आएंगे तब अपन इसको तैयार करेंगे। तो भी मैं कोशिश करूँगा, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे तक आपको पीसीबी मिल जाए इसकी। तो आप पीसीबी इचिंग करोगे, ड्रिलिंग करोगे, तब तक अपन कंपोनेंट मंडे ट्यूसडे तक आ जाएंगे। फिर कंपोनेंट को ड्रिलिंग करके हम हारमोनियम बनाएंगे। तो आज के लिए आपका टास्क, आपको जो भी सर्किट है वो प्रोटीएस के अंदर बनाना है, ठीक है, और इसको रन करना है। क्लियर? आपको 555 आईसी लेनी है, सारे रेजिस्टेंस उठाने हैं, और आपको ये सर्किट प्रोटीएस के अंदर बनाना है। क्लियर? समझ में आ गया? वहाँ पे अगर आपको लाउड स्पीकर नहीं मिल रहा हो तो आप एक स्क्वायर वेव ऑसिलोस्कोप लगा के स्क्वायर वेव देख सकते हो, स्क्वायर वेव डिफरेंट डिफरेंट शेप की कैसे आ रही है। ये सभी को करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। तो आज का टास्क है, आपको यहीं बैठ के करना है, कहीं नहीं जाना है। क्लियर? तो सभी अपने लैपटॉप ऑन कर लीजिए। जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है वो मेरे से सॉफ्टवेयर ले लीजिए। जो टिंकरकैड में करना चाहते हैं वो टिंकरकैड में कर लीजिए, जहां आपको सूटेबल लगे वहां कर लीजिए, पर करना यहीं बैठ के है। अब अभी के सेशन में आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, बाकी हम ओवर करते हैं।